सा अपन सब्जेक्ट देख रहे थे, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज उन्हीं को आगे क्रम में बढ़ाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विषय को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था मैपिंग वगैरह क्या है, कैसे है, पूरा जिलों का नाम याद हो गया, सारी चीजें क्लियर है। चलिए रोड को देख रहे थे। ठीक, ठीक है, मैप सब लोग काटना सीखे हैं। ठीक, ये कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कौन सा। ठीक, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, जसपुर और आपका सरगुजा। याद आ रहा है। ठीक, एक लास्ट टाइम देख लेना, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा काटने का। फिर यहाँ से एक काटे थे, यहाँ से एक काटे, ऊपर क्या बना, कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा और शक्ति। यहाँ से काटे थे मुंगेली और यहाँ से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, और यहाँ से एक छोटा सा क्या काटे थे, सारंगढ़, बिलाईगढ़। याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुंगेली से लेना है बोला था, यहाँ से एक भाग और इधर का दूसरा भाग। ये आपका कवर्धा, ये खैरागढ़, छुई, कदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर। ठीक, उसके बाद इसके नीचे से बेमेतरा, इसके नीचे से आपका दुर्ग और ये बालोद। फिर दोनों के साइड से क्या लेना है, रायपुर, ये छोटा सा बलौदा बाजार, ये आपका महासमुंद, ये गरियाबंद और ये आपका धमतरी। फिर यहाँ से लेना है क्या, कांकेर, यहाँ से लेना है नारायणपुर, यहाँ से दंतेवाड़ा, ये वाला बीजापुर। ठीक, ये वाला सुकमा और ये वाला आपका बस्तर। क्लियर है। इस प्रकार से हम 33 जिलों को कल क्या किए थे, पढ़े थे, समझे थे कि क्या है। और इसके हिसाब से हम क्या पढ़ रहे थे, मैप में, मतलब मैप को आगे पढ़ने से पहले आपको क्या जाना है, रोड। ठीक है, तो रोड में सबसे पहले मैंने बताया था ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है, 43। कौन सा आपका, यहाँ पर किसको टारगेट करना था, अंबिकापुर, अंबिकापुर से एक आपका कौन सा 343। यहाँ पर टारगेट किसको करना था, जसपुर, जसपुर से आपका 143। याद आ रहा है, 43 के 3 सीरीज अपन पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद देखो बीचों बीच। ठीक है, तो बीचों बीच राजनांदगांव से आपका महासमुंद वाला रोड में ये वाला कौन सा है आपका, कौन सा है आपका 53। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका एक ट्रेस करना है घोड़ारी, एक आपका सरायपाली, ये वाला सारंगढ़, ये वाला रायगढ़। सरायपाली से सारंगढ़ रायगढ़ होते हुए जाओगे तो कौन सा आपका 153, और इधर से घोड़ारी से सीधा महासमुंद के लिए निकलोगे तो कौन सा आपका 353। पढ़े थे यहाँ तक। उसके बाद नीचे आप आओगे तो नीचे आपका कौन सा था, 63। ठीक है, 63 में एक आपका भोपाल पट्टनम, भोपाल पट्टनम से हैदराबाद 163, और यहां पर आपका गीदम से दंतेवाड़ा एक छोटा रोड था 163 ए। हाँ, 143 बी। क्लियर है। इतना हम अभी तक क्या है मैप में पढ़ चुके हैं, इतना हम लोग जान रहे हैं कि क्या है कैसे है। अब आगे आपको और मैपिंग करना है। तो देखो अब जो बचा है, एक सीरीज हो गया किसका, 43 का, एक सीरीज किसका हो गया 53 का, एक सीरीज किसका हो गया 63 का। ठीक है, अब हम मेन पढ़ते हैं 30 वाले सीरीज को। किसको पढ़ते हैं आपका 30, मेन रोड यही है, पहला अपन 30 वाले सीरीज को पढ़ते हैं। तो देखिए 30 वाले सीरीज में ये आपका है क्या, कवर्धा, ये आपका क्या है, बेमेतरा, क्या है आपका बेमेतर, ये बलौदा बाजार, ये आपका सिमगा, क्या है आपका सिमगा, ये आपका क्या है रायपुर, क्या है रायपुर, रायपुर के बाद ये कौन सा धमतरी, कौन सा धमतरी, ये कौन सा बालोद, ये कौन सा कांकेर, ये कोंडागांव, ये आपका बस्तर और ये आपका सुकमा। ठीक है, तो कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, बलौदा बाजार में जगह है सिमगा, सिमगा, रायपुर, धमतरी। ठीक है, यहां पर भी धमतरी में एक जगह ले सकते हैं आपका कुरूद, कौन सा जगह लेना है आपका कुरूद। ठीक है, कुरूद को टारगेट करो। क्लियर है। अब देखिए नेशनल हाईवे 30 आपका मध्य प्रदेश से पहले कहां, कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से कुरूद, कुरूद से हल्का सा बालोद होते हुए कहां, कांकेर, हल्का बालोद सीमा बनाती है ना बीच में। ठीक है, उसके बाद कहां आपका कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से कहां सीधा सुकमा। मतलब यहां से शुरू होगा सीधा बस्तर जाने के लिए आपको जो टारगेट करना है वो है नेशनल हाईवे 30। ठीक, कौन कौन से, ये नेशनल हाईवे 30 जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे हम किसको पढ़े थे, तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे 163 ए को देखे थे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है 30। तो 30 जो है कवर्धा, बेमेतरा, बलौदा बाजार, जिला वाइज देखोगे तो मेन जगह जहां मिलेगी वो है सिमगा, ये आपका रायपुर, रायपुर के बाद धमतरी में कुरूद, कुरूद से हल्का ये दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते बनाते चलेगी। ठीक है, हल्का बालोद को भी स्पर्श करती है, याद रखना। और उसके बाद कौन सा, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सीधा लास्ट आपका सुकमा, सुकमा में भी जो लास्ट पॉइंट है वो है कोंटा, कौन सा है आपका कोंटा, लास्ट तक याद रहेगा। 30 की सीरीज में पहला सीरीज ये 30 का याद रखना है भाई। ठीक है, दूसरा देखो अब यही से याद करना है, ये है आपका क्या बिलासपुर, ये है कोरबा, कोरबा में जगह है कटघोरा, सब बताऊंगा अभी 10-15 बार सुनोगे। ठीक है, अंबिकापुर से कटघोरा होते हुए आपका बिलासपुर, कहां आपका बिलासपुर, और बिलासपुर से आगे जुड़ेगी कहां पर, सिमगा में। यही रोड कहलाएगा 130। 30 के सीरीज में 30 के बाद याद रखना 130। अंबिकापुर से अगर सीधा आपको रायपुर रोड पकड़ना है 30, तो अंबिकापुर से कटघोरा, कोरबा के कटघोरा होते हुए बिलासपुर से सिमगा आएगी डायरेक्ट रोड 130, 30 130, समझ में आ रहा है। 130 उल्टा जाओ, सिमगा, सिमगा से बिलासपुर,
ठीक है। और बिलासपुर से आपका कहां, कटघोरा, कटघोरा मतलब कोरबा, और उसके बाद से सीधा याद रखना है आपका अंबिकापुर, ये कौन सा है 130। उसके बाद देखिए ये कौन सा है आपका कवर्धा, कवर्धा से मुंगेली और मुंगेली से बिलासपुर, ये वाला है 130 ए। सीरीज चलेगा ना, 130 हो गया है, अब क्या रखना है 130 ए, 130 ए कवर्धा मुंगेली टू बिलासपुर। कवर्धा से अगर आपको नेशनल हाईवे में बिलासपुर जाना है तो क्या पकड़ना पड़ेगा रोड में 130 ए। 130 अंबिकापुर टू सिमगा, ऐसा बोलो तो समझ में आएगा, अंबिकापुर टू सिमगा। 30 कवर्धा टू कोंटा, कवर्धा टू कोंटा, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका क्या है आपका रायपुर, रायपुर से आप सीधा जाएंगे आपका कहां सारंगढ़, कहां आपका सारंगढ़। रायपुर से अलग से बीच में से और जाने के लिए रोड बनेगा सारंगढ़, यही वाला कहलाएगा 130 बी। रायपुर टू सारंगढ़ 130 बी, मुंगेली टू बिलासपुर 130 ए, अंबिकापुर टू सिमगा 130, कवर्धा से कोंटा 30। सेट करना, दिमाग में लिखना नहीं, अभी सेट करो, पहले बाद में पछताओगे, ठीक है। तो इतना हो गया, बी हो गया। अब आपका रायपुर से सीधा गरियाबंद देवभोग, समझ में आ रहा है, रायपुर से गरियाबंद देवभोग 130 सी, 130 सी। रायपुर से गरियाबंद, भाई सभी जिलों में तो जाओगे क्या, सब छूट, ये बेचारा काहे कुछ टाइप का उसका अलग निकल रहा है, यहां भी तो जाओगे, देवभोग जाना सीधा, रायपुर से सीधा आपको कहीं नहीं जाना, सीधा 130 सी पकड़ना है, सीधा कहां निकल जाओगे मैनपुर देवभोग, याद रहेगा। रायपुर टू गरियाबंद 130 सी, रायपुर टू सारंगढ़ 130 बी, मुंगेली टू बिलासपुर, कवर्धा टू बिलासपुर 130 ए, अंबिकापुर टू सिमगा 130, याद रहेगा। और उसके बाद 130 बी हो गया, 130 सी हो गया, और 130 आपका डी, ये आपका कौन सा है कोंडागांव। इधर देखो सब जगह जा रहे, एक तो छूट गया नारायणपुर, इसीलिए डायरेक्ट रोड आपका कोंडागांव टू नारायणपुर, यही जो रोड होगा वही कहलाएगा 130 डी। सब जिलों जोड़ना उद्देश्य है ना जी, कोई जिला खाली नहीं बचना चाहिए, सब तरफ आप जाओगे। अब ये इधर से 30 जा रहा है तो ये आदमी यहां से पहुंच जा रहा है, इधर तो स्टेट हाईवे भी है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक नारायणपुर तक जाना सीधा कोंडागांव से 130 डी। कहां पहुंच गए, तो कोंडागांव से नारायणपुर के लिए कौन सा नेशनल हाईवे है 130 डी। रायपुर टू गरियाबंद 130 सी, रायपुर टू सारंगढ़ 130 बी, कवर्धा टू बिलासपुर, अंबिकापुर टू सिमगा, कवर्धा टू कोंटा, याद रहेगा। 30 के सीरीज में याद रखना है 130 आपका सीडी, 130 सी डी। अब आगे नहीं बढ़ना है, यहां पर देखो थोड़ा सा, ये कुरुद है, कुरुद क्या है आपका कुरुद, इस कुरुद से सीधा उड़ीसा धमतरी से होते शॉर्ट निकलना है, यही रोड कहलाएगा 130 सीडी। कुरुद से सीधा धमतरी आपका होते हुए आपका कहां जाओगे उड़ीसा, सीधा उड़ीसा निकलेगा 130 सीडी, याद रहेगा, ठीक। और उसके बाद इधर बच रहा, देख रहे हो मोहला मानपुर जा ही नहीं पा रहे हो, तो यहां पर कुरुद से आपका बालोद से होते हुए कहां मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये है आपका 930, तो यहां पर 30 के सीरीज में फिर क्या आ गया 930, 3 3 6 3 9 कल पढ़े थे, याद आ रहा है, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया नेशनल हाईवे, याद रहेगा, बना लोगे, ठीक है। अब देखो इधर बचा है ना जी, इधर वाला पार्ट बचा है, तो यहां पर देखो ये क्या है आपका बिलासपुर, बिलासपुर से रायगढ़ भी तो जाना पड़ेगा ना, समझ आ रहा है ना, तो बिलासपुर से रायगढ़ जाओगे तो नेशनल हाईवे 49 49, भाई मान लो बिलासपुर में हो, रायपुर आने का मन नहीं, सीधा कहां जाना है रायगढ़, सीधा कौन सा पकड़ोगे नेशनल हाईवे 49, 49 का सीरीज शुरू हो रहा है 49 का, तो 49 में एक आपका नेशनल हाईवे क्या हो गया 49, और एक नेशनल हाईवे है 149 बी, कैसे, यहां पर है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से कोरबा के कटघोरा को जोड़ने वाला रोड है 149 बी, 17 2 19 20 है टोटल। जांजगीर चांपा से कटघोरा जाओगे जी, अब कोरबा जाने के लिए आदमी बिलासपुर से ऐसे थोड़ी घूमना पड़ेगा, यही मारे शॉर्टकट कहां निकल गए कोरबा कटघोरा, यहां से जाना है तो यहां रायगढ़ पहुंचे, अचानक आपको सीधा इधर आना है तो देखो तो पूरा शॉर्टकट रोड है, घूमना चाहिए एकदम फाइन। अब बाइक में जाओगे जोजवा टाइप का टाइम लगेगा, लेकिन कार में जाओगे तो एकदम क्लियर रोड है। और उसके बाद देखो ये है आपका बिलासपुर, एक ठोक नया देखने के लिए थोड़ी बना है, इसको इधर भी तो भेजना पड़ेगा ना रोड, बिलासपुर से इसी गौरेला पेंड्रा मरवाही की ओर जो रोड जाएगा यही है नेशनल हाईवे 45 45, 45 का एक है, 49 का दो, उधर 43 53 और 63 का है, 3 3 3 3 के पेयर में, और इसको गिन लो 3 3 6 2 8 8 30 सीरीज का है, 49 वाला 2 45 वाला 1 53 43 और 63 वाला 3 3, टोटल 20 नेशनल हाईवे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आप जगह को, हर प्रकार के लोकेशन को, हर चीजों को, हर जगह को आराम से पकड़ पाएंगे। और कैसो भी घुमा के प्रश्न पूछेगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछेगा, नेशनल हाईवे 30 किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, नेशनल हाईवे 49 किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, ऐसा आपको पूछेगा। सबसे छोटा कौन सा है 163 ए, अब यहां पर लिख लेना, ठीक है, आपसे प्रश्न में जब आप सॉल्व करोगे दिखेगा सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछेगा 163 ए, मात्र 12 किलोमीटर, ठीक है। और आपका पूछेगा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है आपका 30 है, कौन सा 30, लगभग 636 किलोमीटर लगभग, याद रहेगा। तो इतना आपको पहले याद रखना है, अगर ये आपका याद है तो अब आप आराम से एक एक संभाग को डिटेल पढ़ सकते हैं। अब मैं सीधा रोड पर ही बात करूंगा, समझ में आ रहा है, सीधा रोड पर ही, रोड ही पूछूंगा,
कि भाई अगर मुझे सुकमा जाना है, सुकमा पढ़ना है, तो सुकमा से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरेगा, तो कौन सा नेशनल हाईवे गुजर रहा है 30 को पहले बेस बनाएंगे और उसी के रोड के इस पार वाले जगह को रोड के इस पार वाले जगह को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मैप सेट होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी फटाफट, जरूरी है आज टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो कुल संभाग कितने थे आपका 5, और हम आज शुरू करने जा रहे हैं बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग पढ़ने जा रहे हैं। यहां से आपका प्रश्न बनना शुरू होगा और ध्यान से समझना है, याद हो जाना चाहिए बस्तर संभाग। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए एक्चुअल में बस्तर संभाग जो है, इनकी जो जानकारी हमको मिलती है, ठीक, ये हमें प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है, एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, बस्तर जो क्षेत्र है, इसकी जो जानकारी है, इसकी जानकारी हमें प्राचीन इतिहास से मिलती है। कैसे? सबसे पहला अगर आप इनके नाम की बात करोगे, ठीक है, बस्तर संभाग को, संभाग तो डिवीजन है, प्रशासन, बस्तर की हम बात कर रहे हैं, तो बस्तर के नामकरण की अगर बात करोगे तो एक नाम आपको मिलेगा रामायण काल में। कहां मिलेगा आपका? रामायण काल में। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे दंडकारण्य के नाम से प्रचलित है। ठीक है, दंडकारण्य, दंडक नाम के राजा के निवास होने के कारण या दंडक वन कहलाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? दंडकारण्य। समझ आ रहा है? तो प्राचीन इतिहास में हम बस्तर जो नाम है वो तो बस्तर आधुनिक नाम है, ठीक है ना, बस्तर किस नाम है? आधुनिक नाम है। और इस कारण से जब पुराणों या जो भी हमारे लिटरेचर है उसमें जब हम देखते हैं तो इनका नाम क्या पड़ा था? दंडकारण्य। क्या नाम है? दंडकारण्य। फिर रामायण के बाद कौन सा काल आया? महाभारत काल आया। कौन सा आपका? महाभारत। और महाभारत के समय इनका नाम क्या था? कांतार। क्या नाम था आपका? कांतार। और कुछ शासकों ने इसे महाकांतार भी नाम दिया था। कांतार और महाकांतार। सेट करते जाओ दिमाग में, अभी एकदम शुरू से, मैं एकदम तोड़ नहीं रहा हूं, आपको पूरा इतिहास, ज्योग्राफी सब एक साथ जोड़ के उसमें पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में बस्तर की जानकारी मिलती है, रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार महाकांतार। और समय समय पर जब यहाँ राजाओं ने शासन किया तो बस्तर क्षेत्र में कुल टोटल जो वंश ने शासन किया वो केवल 3 ही वंश थे। सबसे पहला आपका नल वंशों की जानकारी मिलती है, दूसरा आपका याद रखना है छिंदक नाग वंश की जानकारी मिलती है। कौन सा वंश? छिंदक नाग वंश की जानकारी। और तीसरा याद रखना है जो अंतिम तक शासन किए हैं वो कौन सा वंश है आपका? काकती वंश है। मतलब इन तीनों का शासन जो देखेंगे तो याद रखना 4th सेंचुरी, कब से आपका? 4th सेंचुरी से लेकर आप अगर देखोगे तो पूरा 1947 तक अगर आप देखोगे तो इन्हीं तीनों वंशों की जानकारी मिलती है। तो बस्तर क्षेत्र में शासन करने वाले राजाओं की 3 डायनेस्टी याद रखना, एक नल वंश और क्रम भी, एक छिंदक नाग वंश। कौन सा? छिंदक नाग वंश। और एक याद रखना है आपका काकती वंश। याद रहेगा? यहां तक याद रहेगा। रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार, ये सब प्रश्न आएगा ना? क्लियर है? अब देखो, धीरे धीरे जब राजा लोग शासन कर रहे थे तो उसके बाद से बस्तर जो क्षेत्र था, अगर मान लो आप छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा समझेंगे तो छत्तीसगढ़ बोलने से, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, तो धान का कटोरा बस्तर थोड़ी था, ये हमारा एरिया ही नहीं था, ये छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था नीचे वाला। छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ कहने का मतलब केवल बीच वाला हिस्सा था। क्यों बीच वाला हिस्सा था? क्योंकि ये जो है ये आपका 1905 में क्या होगा? शामिल होगा। ये 1905 1905 के पहले जो है ये बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल का। ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था जो उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आता था। समझ में आ रहा है? ये जो बीच का भाग दिख रहा है यही है आपका क्या? छत्तीसगढ़। इधर के लोगों को इधर से कोई लेना देना नहीं था। समझ में आ रहा है? बस्तर का एक अपना अलग हिस्सा था, अलग। छत्तीसगढ़ बोलने से केवल बीच वाला भाग को ही हम क्या कहते थे? छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये 1905 में जब बंगाल डिवीजन होगा तो वो चीजें बदलेगी, 5 रियासतें आएगी, 5 रियासतें जाएगी, सब मैं बाद में बताऊंगा, वो इतिहास का भाग है। अब देखो यहां पर समझना एक बात को कि यहां पर ये जो रतनपुर क्षेत्र है, कौन सा आपका? रतनपुर। इसी रतनपुर में 1741 में आ जाएंगे कौन लोग? मराठा। समझ में आ रहा है? ये मराठा जो है, ये मराठा वही मराठा है जिसको आप राष्ट्रीय स्तर पर सुने होंगे। समझ में आ रहा है? मराठा उस समय जो नागपुर के मराठा थे, वो नागपुर के भोसले मराठा कहां आएंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आके कलचुरियों को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और कलचुरियों को रिप्लेस करने के बाद 1741 में छत्तीसगढ़ में रतनपुर को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू करेंगे। तो मराठा हो गया छत्तीसगढ़ का, और बस्तर तो 1741 के पहले देखोगे कौन सा वंश चलेगा? काकती वंश। कौन सा वंश चलेगा आपका? काकती। तो काकती वंशों का जिस समय आपका शासन था, काकती वंश का, क्योंकि ये लगभग 1000 से शुरू होगा और 1741 तक, सॉरी 1000 से शुरू होगा और ये चलेगा 1947 तक। पूरा किसका शासन रहेगा? काकती। उसके पहले छिंदक नागवंश, उसके पहले नल वंश रहेगा। तो यहां पर जब इधर काकती वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे और इधर जो शासन हो रहा था वो कौन कर रहे थे? मराठा। लेकिन काकती वंश में अपने ही राजा, अपने ही भाइयों, अपने ही परिवार के लोगों को आपस में जो है लड़ने लगे सत्ता को लेकर। और जब सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं तो पहले उन दुश्मन को अपना दोस्त बनाते हैं। समझ आ रहे ना? तो जब दो भाई आपस में लड़ रहे थे तो उसी समय एक जो भाई है वो सहायता मांग दिया, किससे? मराठों से, कि आप मुझे जीतने में, वो जगदलपुर की गद्दी, वो बस्तर की गद्दी हासिल करने में आप मेरी क्या करिए? सहायता करिए। ये राजा का नाम बताऊंगा बाद में, दरियादेव, अभी नहीं जान पाओगे, वो पूरा लिस्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो दरियादेव सब अलग, आप देख, अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों भाई थे, अजमेर सिंह और दरियादेव की भी दोनों बीच लड़ाई होगा। तो दरियादेव क्या करेगा? अंग्रेज से भी सहायता मांगेगा, मराठा से भी सहायता मांगेगा, और ये बाजू में जयपुर है, बाजू में क्या है? जयपुर, यही उड़ीसा में लगा हुआ है। इन तीनों से मिलकर त्रिपक्षीय संधि होगा और यहाँ पर राजा को क्या करेगा? हराएगा।
तो यहीं पर मराठा क्या बोलेगा कि हम तुम्हारी साथ तभी देंगे जब तुम बस्तर को मराठों के अधीन करोगे। ये पहली बार ऐसा होगा जब 1700 आपका 78 में एक संधि होगी जिसे कहा जाता है कोटपाड़ की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोटपाड़ की संधि। और ये होगा मराठा, ठीक है, प्लस अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, और ये आपका प्लस जयपुर का शासक, जयपुर का राजा, और ये जो है आपका प्लस आपका बस्तर का राजा। इन लोगों के बीच में सब में संधि होगी जिसमें यह स्वीकार किया जाएगा कि आज से बस्तर जो है वो किसके अधीन आ गया, छत्तीसगढ़ के अधीन आ गया। और पहली बार अब बस्तर में मराठों का, अंग्रेजों का आना जाना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि मराठा, अभी मराठा का आना जाना शुरू होगा, और जैसे ही मराठा को अंग्रेज पकड़ेंगे तो अंग्रेज के साथ साथ, मराठा के साथ साथ बस्तर अंग्रेजों का भी क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। इस तरीके से एक स्वतंत्र बस्तर जो है वो किसके अधीन चला गया, पहले मराठों के, फिर किसके अधीन चला गया, अंग्रेजों के अधीन चला गया। वो सब इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब छत्तीसगढ़ का पढ़ाऊंगा। और यहीं से जो है पॉइंट चेंज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश का शासन होने लगा। और यही है कि 1862 में, कब आपका 1862 में, जब छत्तीसगढ़ क्या बना, स्वतंत्र संभाग। छत्तीसगढ़ अपने आप में मध्य प्रदेश का एक क्या बन गया, एक अलग से इंडिपेंडेंट डिवीजन, सेपरेट एक डिवीजन बन गया। छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग कब बना जी, 1862 में। 1862 में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बन गया और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर क्या था, रायपुर। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कोटपाड़ की संधि से बस्तर भी किसका हिस्सा हो चुका है, छत्तीसगढ़ का। लेकिन ध्यान रहे, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बस्तर को छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत नहीं रखा था। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जब छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना, इस समय बस्तर किस संभाग के अंतर्गत था। तो बस्तर जो है वो जिस संभाग के अंदर था उसे कहा जाता है गोदावरी तालुका संभाग या डिवीजन। गोदावरी तालुका डिवीजन के अंतर्गत आता था। समझ में आ रहा है। जब सेंट्रल प्रोविंस बना, मध्य, याद है मध्य प्रांत सुने हो, तो धीरे धीरे जोड़ते चलो, पूरा एक साथ जोड़ रहे इतिहास को भी। मध्य प्रांत का जब गठन हुआ तो मध्य प्रांत में तीन चीजें शामिल थी, एमपी, महाराष्ट्र और सीजी का पार्ट। इन सब का जो मुख्यालय है वो क्या था, नागपुर। इन सब का मुख्यालय क्या था, नागपुर। तो यहीं पर आप देखोगे कि जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था तो यहीं पर टोटल जो है कितने प्रांत बनाए गए थे, कितने संभाग, 5 संभाग। और 5 संभाग में कितने जिले शामिल थे, 17 जिला, जिसमें तो एक तो संभाग तो छत्तीसगढ़ था, एक अदर संभाग देखोगे तो कौन था, गोदावरी। तो गोदावरी, जबलपुर, सागर, नागपुर, ये सब अलग अलग 5 संभाग है। लेकिन जो बस्तर क्षेत्र था वो किस संभाग के अंतर्गत आता था, गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत आता था। इतिहास को समझो ना। प्राचीन काल में रामायण, रामायण में दंडकारण्य, जोड़ते चलो। महाभारत में कांतार, महाकांतार। क्लियर है। फिर मराठों ने आक्रमण किया, कोटपाड़ की संधि की। 1741 में मराठों का आक्रमण छत्तीसगढ़ में, और 1778 में कोटपाड़ की संधि। बस्तर मराठों के अधीन, मराठा अंग्रेजों के अधीन, तो बस्तर भी अंग्रेजों के अधीन। अब अपने प्रशासन की सुविधा से इन्होंने चीजों को बनाया, जिसमें से बस्तर किस संभाग के अंतर्गत था, गोदावरी तालुका संभाग। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहा। हालांकि यहाँ पर काकती वंश के रियासत की राजा जो थे वो रियासत के रूप में शासन करते थे, लेकिन काफी समय तक ये प्रोसेस चला। और ये प्रोसेस कब तक चला, आपका 1948 तक। और 1948 में जो है बस्तर रियासत, कौन सा रियासत, बस्तर रियासत जो है एक आपका स्वतंत्र जिले के रूप में क्या हुआ, गठन हुआ। और इस प्रकार बस्तर जो है आजादी के बाद, जब हमने 562 रियासतों को मिलाने की बात कही सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को भी भारतीय संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में बस्तर जो था सबसे बड़ा रियासत था। मैं पूरा लिखाऊंगा बाद में, बड़ा कौन है छोटा, बस सुनते जाओ और चीजों को समझते जाओ। क्लियर है। और इस प्रकार बस्तर में प्रवीण चंद्र भसदेव साइन किए, और प्रवीण चंद्र भसदेव जी साइन किए। उसके बाद देखो, ये रियासत का मतलब क्या था, रियासत का मतलब क्या है, राजा। एक राजा होगा, जितने भी प्रिंसली स्टेट या रियासत होंगे उसका एक राजा होगा। राजा होगा तो किसी का सुनेगा क्या, नहीं होगा। तो यहीं पर सरकार का कहना था, वल्लभ भाई पटेल उस समय के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, तो उनका कहना था कि देखो हम भारत के लिए जब संविधान बनाएंगे, भारत के लिए संविधान जो बनेगा वो तो सब जगह समान होगा। लेकिन तुम बोलोगे मैं तो राजा हूं, मैं तो लागू नहीं करूंगा, तो चीजें क्या होगी, बिगड़ेगी। इसलिए आप हमारे साथ संधि कर लो कि हमारा नियम आपके साथ लागू होगा, पूरे संविधान भारत के लिए एक ही कानून होगा। कुछ मामलों में हम आपको आपके इनकम, आपके खर्चे पाने के लिए ये चीजों में सुविधा देंगे। यही है रियासत का हस्ताक्षर, कि हम आज से राजा नहीं है, हम अपनी शक्ति भारत को समर्पित करते हैं, हम कभी भी कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा ही आपका विलय किया गया था, मर्ज। और यहीं से पहली बार 1948 में बस्तर जो है अस्तित्व जिले के रूप में आया। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सबसे, अगर आप जिले के रूप में देखोगे तो सबसे पहला जिला 1861 में बन चुका है, कौन सा, रायपुर। कौन सा बन चुका है, रायपुर। एक कौन बन चुका है आपका, बिलासपुर। कौन सा बन चुका है, बिलासपुर। क्लियर है। उसके बाद देखोगे तो 1906 में एक जिला फिर बना था आपका दुर्ग, और 1948 में एक जिला और बन रहा है, कौन सा, बस्तर। बस्तर के साथ रायगढ़ भी रियासत था, और रायगढ़ के साथ जो है सरगुजा भी रियासत था। और चूंकि हमें बस्तर संभाग पढ़ना है तो इस प्रकार बस्तर जो है एक जिले के रूप में अस्तित्व जो है आया। तो ये एक पूरा टाइमलाइन बनाना है। रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार, एक 1741 में मराठों का आक्रमण, 1778 में कोटपाड़ की संधि, बस्तर मराठों के अधीन, मराठा ब्रिटिश के अधीन, बस्तर भी ब्रिटिश के अधीन। उसके बाद प्रशासन की दृष्टिकोण से मध्य प्रांत का गठन हुआ तो 5 संभाग 17 जिले बने, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग था, लेकिन बस्तर संभाग गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत आता था। काकती वंश का शासन चलता रहा। आजादी के बाद 1948 में रियासतों को विलय किया गया, तो प्रवीण चंद्र भसदेव के नेतृत्व में रियासत को कहां विलय कर दिया गया, भारत संघ में। सबसे बड़े रियासत थे कौन सा आपका, बस्तर। बताऊंगा क्या है कैसा। क्लियर है। और यहीं से बस्तर का इतिहास क्या होगा, शुरू होगा। और एक जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हो, यही है आपका बस्तर संभाग।
ठीक है, तो ये वाला जो अपन क्षेत्र देखेंगे यही पूरा एक 1948 का बस्तर क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, यही है। अब इसी को तोड़ तोड़कर आपको 7 जिलों का निर्माण करना है और यही से फिर जिला वाइज हम पढ़ना चालू करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक का पहले संबलपुर भी बनेगा, लेकिन संबलपुर जो है 1905 में क्या होगा, अलग होगा, शामिल हो। संबलपुर जो है ये साथ में 3 जिला बनेंगे, लेकिन ये जो है 1905 में जो है ये आपका उड़ीसा में शामिल हो जाएगा। कहां शामिल हो जाएगा? उड़ीसा में शामिल। हालांकि बना 3 ही था, कभी भी पूछेगा तो 3 जिलों का गठन हुआ था, लेकिन जो संबलपुर थे वो 1905 में, ठीक है, उड़ीसा में वापस शामिल हो गया। तो इस प्रकार जो अगर आप देखोगे 1948 तक तो छत्तीसगढ़ में 2 3 3 6 ही जिले थे। तो देखिए सबसे पहला जो बस्तर है, ठीक है, ये है आपका 1948 का बस्तर। ठीक, अभी बस्तर ऐसा है, कटेगा कैसे ध्यान से समझना है। ये 1948 का क्या है? बस्तर। ठीक, उसके बाद देखिए बस्तर, ठीक, ये है 1981 का बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में से एक है। तो बस्तर संभाग कब बना पूछेगा? 1981 में। बस्तर को डिवीजन का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। बस्तर जिला कब बना? 1948 में। याद रहेगा, ये 1981 का बस्तर है। उसके बाद देखिए बस्तर, ठीक, अब बस्तर जो है 1998 में टूटेगा। 1998 में क्या होगा? टूटेगा। तो बस्तर का एक भाग है, ऊपर वाला भाग, ये कहलाएगा आपका कांकेर। क्या कहलाएगा? कांकेर। बीच वाला भाग तो क्या है? बस्तर। बीच वाला भाग क्या है? बस्तर। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दंतेवाड़ा। तो 1998 में कांकेर और क्या बनेगा आपका? दंतेवाड़ा। तो 1998 में एक याद रखना, कांकेर, और एक क्या बन रहा है आपका? दंतेवाड़ा। तो जिलों का गठन देखना है, कांकेर और दंतेवाड़ा कब बना जी? 1998। बस्तर से ही अलग होगा, दोनों ऊपर नीचे। प्रशासन की सुविधा के हिसाब से 1998 का बस्तर ये रहेगा, याद रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए बस्तर, ठीक है, बस्तर में एक वाला भाग क्या है? ऊपर वाला कांकेर, नीचे वाला भाग क्या है? बस्तर, और ये वाला क्या है? दंतेवाड़ा। अभी मैं एक्चुअल मैप नहीं काट रहा हूं, केवल आपको समझाने, एक्चुअल मैप फिर लास्ट में काट के दिखाऊंगा, ठीक है। अब जो आपका ये बस्तर देखना है 2007 का बस्तर। कौन सा बस्तर? 2007 का बस्तर। ये जो आपका दंतेवाड़ा है, इससे कट के बन जाएगा क्या? बीजापुर। क्या बन जाएगा? बीजापुर। ये वाला भाग कौन सा हो गया? दंतेवाड़ा। ये बीजापुर बन गया, बीजापुर नया में। उसके बाद देखो दंतेवाड़ा से कट के क्या बना है? बीजापुर। और बस्तर से कट के यहीं पर बनेगा क्या? नारायणपुर। तो याद रखना बीजापुर कट के जो बना है वो किससे बना है? दंतेवाड़ा से। और ये वाला कौन सा है आपका? बस्तर। और ये वाला ऊपर कौन सा है आपका? कांकेर। ऊपर कौन सा है आपका? कांकेर। कैसे कट रहा है देखो, समय के साथ कैसे जिला बनते जा रहा है। 2007 में बस्तर में 2 जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। 1998 में 2 जिले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। याद रहेगा। और उसके बाद याद रखना है बस्तर, बस्तर याद रखना है 2012। तो 2012 के हिसाब से अगर आप बस्तर देखोगे तो ऊपर वाला भाग क्या है? कांकेर। तो कांकेर से थोड़ा सा ऐसा कट गया, ये आपका क्या है? आपका कोंडागांव। या जैसे काट रहे हैं वैसे ही काटेंगे, बाद में एक्चुअल मैप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी कैसा है, ये ऊपर वाला भाग कांकेर था, बीच वाला भाग क्या था? बस्तर, नीचे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से क्या कटा था? बीजापुर। बस्तर से क्या कटा था? नारायणपुर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए यहां से कैसे कटेगा, यहीं पर जो आपका एरिया है ये हो जाएगा बस्तर, ये वाला पार्ट काट देना थोड़ा सा, कौन सा बन जाएगा? कोंडागांव। 2012 में कौन सा बन गया? कोंडागांव। ये कौन सा बन गया? कांकेर, पहले से है 98 में। ये कौन सा है आपका? नारायणपुर। ये कौन सा है आपका? बीजापुर। कौन सा? बीजापुर। अब देखो यहीं से अब आपका सेपरेट सेपरेट हो जाएगा आपका कौन सा? दंतेवाड़ा। तो ये वाला बन जाएगा क्या आपका? दंतेवाड़ा। और ये अब नया गठित होकर क्या बनेगा? सुकमा। तो 2012 में 2 बना, सुकमा और कोंडागांव। ये वाला भाग अपना कौन सा है? पहले से बस्तर। समझ में आ रहा है? इस प्रकार 2012 में देखोगे तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। समझ में आ रहा है? देखो ना जी, इसीलिए मैं जानबूझ के सभी को बनाया हूं, कैसे कैसे कट रहा है। पहले 48 में ऐसा था, फिर संभाग बन गया, फिर 2 बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। फिर आपका बस्तर से क्या बना? नारायणपुर। और बीजापुर से आपका दंतेवाड़ा से बीजापुर। तो यहां पर ऐसे लिख लेना, नहीं समझ में आएगा। 2007 में 2 ठो बना, एक आपका नारायणपुर और एक आपका क्या बना? बीजापुर। बीजापुर किससे बना? दंतेवाड़ा से। बीजापुर किससे बना? आपका दंतेवाड़ा से। बीजापुर दंतेवाड़ा से बना है और नारायणपुर आपका बस्तर से बना है। ठीक, उसके बाद देखो 2012 में क्या क्या बना आपका? कोंडागांव। और एक क्या बना आपका? सुकमा। एक क्या बना आपका? सुकमा। तो बस्तर देखो दंतेवाड़ा से ही कट के क्या बना? सुकमा। दंतेवाड़ा से कट के क्या बना? सुकमा। और ये बस्तर से कट के क्या बना है आपका? कोंडागांव। इस प्रकार टोटल बस्तर संभाग में कितने जिले हो गए? 7। और एक्चुअल फिर अगर आप मैप काटोगे तो अब आपका एक्चुअल मैप काटने से ये इस तरीके से जो है दिखेगा। तो हम कल मैप काटे थे, याद आ रहा है? ठीक है, ये आपका धमतरी से इस तरीके से काटे थे कांकेर। ये वाला पार्ट क्या था? नारायणपुर। ये वाला पार्ट क्या था? दंतेवाड़ा। ये वाला आपका सुकमा। और ये इस तरीके से। तो ये वाला कब क्या है आपका? कांकेर। ठीक, कांकेर कब बना था? 1998 में। ठीक है, ये वाला कौन सा है? कोंडागांव। कौन सा गांव? कोंडागांव। कोंडागांव बस्तर से कट के बना 2012 में। ये है कौन सा? बस्तर। ये तो रियासत बनते ही 1948 में बन गया था। ये क्या था? सुकमा। ये दंतेवाड़ा से अलग होकर कब बना? 2012 में। ये कौन सा है आपका? दंतेवाड़ा। ये कांकेर के साथ कब बन गया था? 1998 में। याद रहेगा। और ये आपका कौन सा है? नारायणपुर। ये 2007 में बस्तर से अलग होकर क्या होगा? बन जाएगा। और ये कौन सा है आपका? बीजापुर। ये आपका जो है दंतेवाड़ा से अलग होकर कब बनेगा? 2007 में।
क्लियर है। और इस प्रकार एक चीज और याद रख लेना, 2003 में कुछ जिलों का नाम परिवर्तित हुआ था, जिसमें कांकेर का नाम परिवर्तित हुआ था और एक आपका दंतेवाड़ा का नाम चेंज हुआ था। कांकेर को क्या कहा गया था? उत्तर बस्तर कांकेर। क्या बोलते थे? उत्तर बस्तर कांकेर। और इसको क्या बोलते थे? दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। पहले से ही हम नामकरण कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ही कटकर अलग हुआ था। तो 2003 में कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर हो गया और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हो गया। 2003 में एक परिवर्तन और आया था। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखोगे तो सीक्वेंस कैसे बनेगा? सबसे पहला 1948, फिर 1981, फिर 2007, सॉरी ठीक है, 1981 के बाद 1998, फिर 2003 में नाम परिवर्तन, फिर 2007 और फिर 2012। ठीक है। 48 में क्या बना? बस्तर। 81 में क्या बना? संभाग का दर्जा। क्या बना? संभाग का दर्जा। 98 में क्या क्या बना? कांकेर और आपका दंतेवाड़ा। 3 में क्या बना? नाम परिवर्तन। किसका नाम परिवर्तन? दोनों का। दोनों का नाम क्या हो गया? परिवर्तन। 7 में क्या बना? नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और क्या बना आपका? बीजापुर। और 12 में क्या बना आपका? कोंडागांव और सुकमा। इतना अगर याद हो जाएगा तो पूरा छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग ऐसे याद हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें आपको पूरा एकदम याद रखना है, हर एक चीज प्रश्न है, बस आपको जमाने आना चाहिए। क्लियर है। ये था आपका बस्तर संभाग के जिलों का गठन। याद रहेगा? थोड़ा समय देना पड़ेगा भाई, सीक्वेंस को पकड़िए बस, क्या घटना घट रहा है। ऐसी हर संभाग का बताऊंगा, एक समय पूरा जिलों का गठन वाला टॉपिक अपने आप याद हो जाएगा, संभाग का गठन अपने आप याद हो जाएगा आपको। क्लियर है। तो इतना पढ़ के आइए, फिर हम मिलते हैं कल, बस्तर संभाग पर चर्चा करेंगे। हर एक जिलों को मैं मैप आपको पढ़ाऊंगा, कौन सा नदी कहां है, कैसा है, तो आपको पूरा छत्तीसगढ़